हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का वारंट, ये हमारे चैप्टर 6 में बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6, जो कि गिरफ्तारी के वारंट के बारे में प्रावधान करता है। इसका प्रोविज़न हमारे सेक्शन 70 से 81 तक में किया गया है। गिरफ्तारी के वारंट के विषय में पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 2 के सब क्लॉज W और X के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 2W जो है वो समन मामले को बताता है, यानी कि समन केसेस को। इसके अंदर ये बताया गया है समन मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है या समन मामले से ऐसा मामला कहा जा सकता है जो कि किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। ये कहता है हमारा सेक्शन 2W। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2X पे, जो बताता है कि वारंट मामले के विषय में। तो ये सेक्शन हमारा बताता है कि वारंट मामला ऐसा मामला है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो ये था हमारा समन मामला और वारंट मामला। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा है वारंट ऑफ अरेस्ट। इसका रिलेशन हमारे सेक्शन 2 से क्या है, ये हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन 70 से 81 में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो हमें सबसे पहले वारंट और समन दोनों में डिफरेंस समझ लेना चाहिए। समन जो है वो किसी व्यक्ति को सिर्फ कोर्ट के सामने हाजिर करने के लिए एक बुलावा पत्र होता है। इसे सामान्य भाषा में बुलावा पत्र भी कहते हैं। लेकिन वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश होता है जो किसी अमुक व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करता है और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार देता है। CRPC की धारा 70 के अंतर्गत ही शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 2 में गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप बताया गया है। सेक्शन 70 में ये भी बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी प्रत्येक गिरफ्तारी का वारंट लिखित होना चाहिए। उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की हस्ताक्षर होने चाहिए और न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही सेक्शन 70 में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो भी वारंट है वे तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं करा दिया जाता, और जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता तब तक वो वारंट पत्र प्रवर्तन में रहेगा। तो ये प्रावधान करता है हमारा CRPC का सेक्शन 70। इसके अतिरिक्त सेक्शन 476 के अंतर्गत भी हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप विहित कर सकता है, और हाई कोर्ट का द्वारा जो भी गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप विहित किया गया है उसका अनुसरण करने के लिए न्यायालय बाध्य होगी। हाई कोर्ट की ये शक्ति आर्टिकल 227 में भी दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाएगा। तो सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट किया जाएगा, और अगर वारंट का निष्पादन तुरंत कराना है और ऐसा पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है उस समय, तो वारंट जो है किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है, या न्यायालय के अधिकारी को या फिर किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। वारंट जो है एक या अधिक व्यक्ति को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में जो उच्च स्तर का पुलिस ऑफिसर होगा वे अपने अधीन के किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दे सकता है कि वे वारंट का निष्पादन करें। गिरफ्तारी का वारंट भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर निर्दिष्ट किया जा सकता है
और अगर जो गिरफ्तारी का वारंट है वो जमानती है और अभियुक्त बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार है तो पुलिस ऑफिसर उसे बेल पे छोड़ सकता है और न्यायालय के समक्ष बेल बॉन्ड प्रस्तुत कर सकता है। ये प्रावधान करता है हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 71। और अगर जो वारंट है वो अजमानती है तो उसको जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये था हमारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा। अब अगर क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट का निष्पादन करना है तो इसका प्रोविज़न कहाँ किया गया है? इसका प्रोविज़न सेक्शन 78 और 79 में किया गया है कि यदि क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट का निष्पादन करना है तो वो कैसे किया जाएगा। तो वारंट जो है अगर क्षेत्राधिकार के बाहर है तो वहाँ के न्यायालय या अधिकारियों के पास भेजा जाएगा और उनके द्वारा वो निष्पादित कराया जा सकता है। और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होंगे वे उस वारंट का निष्पादन ऐसे करेंगे जैसे कि वहाँ के अधिकारियों ने ही उस वारंट को जारी किया है। इसके बाद हम सेक्शन 79 देख लेते हैं। उसमें भी एक प्रोविज़न किया गया है कि यदि पुलिस ऑफिसर वारंट को लेकर के जाता है तो सबसे पहले वे उस स्थान के पुलिस ऑफिसर या फिर वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जाएगा और उनके प्रति हस्ताक्षर लेगा। और यदि वारंट पर थाने के भारसाधक अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर हो जाते हैं या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वे उस वारंट का निष्पादन उसी प्रकार करेंगे कि मानो वो वारंट उनके क्षेत्राधिकार द्वारा ही निर्दिष्ट किया गया है। और अगर जो पुलिस अधिकारी है जो वारंट ले जाता है उसे ऐसा लगता है कि वारंट को जब तक हम थाने के भारसाधक अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे हस्ताक्षर के लिए तब तक जो अभियुक्त है वो भाग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वे बिना उनके प्रति हस्ताक्षर के भी वारंट का निष्पादन कर सकता है। तो अब तक हमने देखा कि वारंट क्या होता है, वारंट किसको निर्दिष्ट किया जा सकता है, वारंट किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, वारंट की अवधि क्या होगी, वारंट कब तक प्रवर्तन में रहता है, वारंट का प्रारूप कहाँ बताया गया है और तमाम चीज़ों को। और वारंट अगर निर्दिष्ट हो जाता है तो अब बात आती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जिसके लिए वारंट निष्पादित किया गया है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया सेक्शन 46 में बताई गई है जो कि चैप्टर 5 का पार्ट है। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन 46 को हम 3 हेड्स के अंदर समझ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वे अपने आप को पुलिस अधिकारी को स्वयं समर्पित कर देता है, जिसे हम सरेंडर करना भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को ना तो छुएगा और ना ही परिरुद्ध करेगा। और यदि जो अभियुक्त है वो स्वयं को समर्पित नहीं करता है और गिरफ्तारी का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार भी रखता है। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्त खुद को पुलिस को समर्पित नहीं करता है और गिरफ्तारी का विरोध करता है या फिर भागने की कोशिश करता है और अभियुक्त ने जो अपराध किया है वे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस अभियुक्त को मार भी सकता है और उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। लेकिन यदि पुलिस ऑफिसर विधि द्वारा दी गई शक्तियों का उल्लंघन करता है या उस सीमा से बाहर जाके अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो ऐसा पुलिस ऑफिसर भी अपराध का दोषी माना जाएगा। और यदि पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हत्या कर देता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर आईपीसी की धारा 300 के अपवाद संख्या 3 के अंतर्गत सदोष मानववध का दोषी होगा और उसे दंडित किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर गिरफ्तारी वारंट के द्वारा की जाती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट दिखाया जाएगा जिसके विरुद्ध वो गिरफ्तारी वारंट निष्पादित किया गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा, यदि
गिरफ्तारी बिना वारंट के की जाती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों को बताएगा। और अगर ऐसा अपराध जमानती है तो अगर जो अभियुक्त है वो जमानत देने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में पुलिस जो है जमानत के आधार पे उस अभियुक्त को छोड़ भी सकता है। और अगर अभियुक्त जमानत नहीं दे पा रहा है तो वे जमानत पे छोड़ा नहीं जाएगा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 74 एंड 75 जो कि कारणों को बताने या गिरफ्तारी की सार सूचना के बारे में प्रावधान करता है। जब क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट का निष्पादन किया जाता है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जारीकर्ता न्यायालय के पास ले जाने से पहले ये देखा जाता है कि उस स्थान से वो न्यायालय की दूरी कितनी है। अगर 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वे न्यायालय स्थित है जिसने वारंट जारी किया था, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उस स्थान के डीएसपी, एसपी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। ये प्रावधान हमारा सीआरपीसी के सेक्शन 80 के अंतर्गत दिया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी, डीएसपी इस बात की पुष्टि करते हैं और अन्वेषण करते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है क्या वे व्यक्ति वही है जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया था। वे इस बात की संतुष्टि करते हैं कि सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं, और अगर वो व्यक्ति वही है जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया था तो वे आदेश दे सकते हैं जारीकर्ता न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने की और उस व्यक्ति को उस स्थान से उस न्यायालय के पास भेजने की। अगर वो अपराध जमानती है जो उस अभियुक्त ने किया है तो ऐसी स्थिति में अगर वे अभियुक्त प्रतिभू देने के लिए तैयार है तो एसपी, डीएसपी या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ भी सकते हैं। और यदि अपराध अजमानती है तो ऐसी स्थिति में सीजीएम या फिर सेशन न्यायाधीश ही उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकते हैं। इसके बाद यदि सेक्शन 78 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई जो भी जानकारी है उससे ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त और जो भी प्रतिभू हैं उनके द्वारा जो बंधन पत्र भरा गया है उसे वारंट जारीकर्ता न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। इस बारे में हमारा प्रावधान करता है सीआरपीसी का सेक्शन 81। तो ये था हमारा वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 70 to 81। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच गाइस।